गुड मॉर्निंग बच्चों, ये हमारा चैनल है गुरु ज्ञान विद पाठक सर जीके एंड जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 12th के हिंदी में कहानी जो है लेसन 2 पंचलाइट, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, उसको आज हम आप लोगों को समझाएंगे कि जो बोर्ड परीक्षा में आने की 100% संभावना है और इस बार आएगा भी। पहले देखिए लेखक का परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार प्रांत के अरिया जिले में स्थित औराही हिंगना ग्राम में वर्ष 1921 में हुआ था। रेणु लेखन के शुरुआत पहली कहानी बट बाबा शीर्षक से हुई थी। वर्ष 1954 में प्रकाशित उपन्यास मैला आंचल से काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इस उपन्यास पर उन्हें पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया था। उनकी रचनाओं में लोकगीत, लोकित, लोक भाषा, लोक संगीत, लोक नायक प्रमुख रूप से दिखते हैं। जैसे उनकी शैली भावात्मक, चित्रात्मक तथा कथात्मक है। ये इनका शॉर्ट परिचय है। अब कहानी का सारांश देखिएगा। कहानी का सारांश देखने से पहले थोड़ा सा पहले पात्र परिचय देखिए, उसमें कौन कौन से लोग हैं सम्मिलित। इसमें देखिए अंगनू महतो, जो कि महतो टोली पे पंचायत का छड़ीदार है, और दूसरा है सरदार दीवान, जो पंचायत के सदस्य हैं। फुटंगी झा ब्राह्मण टोली का सदस्य है। गुलरी काकी मुनरी की माँ है, और रुदल शाह गांव का बनिया है। गोधन गांव का साधारण व गुणवान व्यक्ति जो मुनरी से प्रेम करता है। मुनरी साधारण ग्राम बाला और गुलरी काकी की बेटी। कनेली मुनरी की सहेली है। मूल गैन कीर्तन मंडली का सदस्य है। ये पात्र परिचय है। कहानी का सारांश देखिए। पंचलाइट को पेट्रोमैक्स के नाम से भी जानते हैं की खरीदारी, पहला जो हेडिंग है वो कहानी सारांश में पेट्रोमैक्स की खरीदारी हुई है। गांव में निवास करने वाले विभिन्न जातियों भिन्न भिन्न टोली बनाकर रहती हैं। उन्हीं में से एक है महतो टोली। महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने की जमा राशि से रामनवमी के मेले से इस बार पंचलाइट खरीदी। पंचलाइट खरीदने के पश्चात बचे हुए 10 रुपये से पूजा की सामग्री भी खरीदी जाती है। पंचलाइट देखने के लिए टोली के सभी बच्चे, औरतें एवं मर्द एकत्रित हो चुके थे, और सरदार ने अपनी पत्नी को पंचलाइट की पूजा पाठ का प्रबंध करने के लिए कहा। ये पंचलाइट जब खरीद कर आ गई तो उसमें मतलब पंचलाइट की पूजा पाठ की गई, और किसके द्वारा की गई? जो उसके पंचलाइट जो महतो टोली के सरदार हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि पूजा पाठ की सामग्री एकत्रित करो और पूजा पाठ की जाए। किसकी? पंचलाइट की। महतो टोली में उत्साहपूर्ण वातावरण। गांव में पंचलाइट आते ही बच्चे, औरतें और अन्य सभी लोग उत्साहित होते हैं। पंचलाइट आने की खुशी में औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगती हैं। जो छोटे छोटे बच्चे उत्साह के कारण हुड़दंग करना शुरू करने लगते हैं। टोली भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आ पंचलाइट को जलाने की समस्या। महतो टोली के सभी लोग पंचलाइट आने से अत्यधिक उत्साहित हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ जाती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। पंचलाइट के न जलने से सभी के चेहरे उतर जाते हैं। पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलाइट नहीं जलाई जाएगी, चाहे वह बिना जले ही पड़ी रहे। अब इसमें क्या होता है कि जो महतो टोली है वो मतलब शेड्यूल कास्ट की टोली है, समझते हैं ना। तो वहाँ पे पंचलाइट मतलब समझते हैं क्या होता है? पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स मतलब क्या होता है जानते हो? पुराने ज़माने में जो एक गैस का आता नहीं था, जिसमें मिट्टी का तेल डाल करके उसके बाद उसमें हवा पंप करके जलाया जाता था, स्टोव टाइप का। तो पंप भर के उसके ऊपर से वो लगा दिया जाता था, मतलब ऊपर बर्नर टाइप का जो जलता था, मेंटल जिसको कहते थे, मेंटल लगा करके जलाया जाता था। तो वही आया था, उसी को पेट्रोमैक्स या
पंचलाइट कहते थे, लेकिन वो किसी को जलाना नहीं आता था। तो उन लोगों की ये शर्त थी कि मतलब जो पूर्व टोला या पश्चिम टोला के जो बड़े लोग हैं उनसे मतलब किसी से कहा नहीं जाएगा, नहीं तो बड़ी घोर बेइज्जती होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि चाहे पेट्रोमैक्स पड़ा ही रहेगा, लेकिन हम उनके टोली से किसी को नहीं बुलाएंगे। जलाने के लिए गोधन को बुलवाना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था, क्योंकि गोधन ने रोज मुनरी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता था। परंतु आज गोधन की आवश्यकता महतो टोली के लोगों को पड़ गई थी। सभी पंच सोच विचार कर अंत में यह निर्णय लेते हैं कि गोधन को बुलाकर उसी से पंचलाइट जलवाई जाए, क्योंकि यह टोली की इज्जत व प्रतिष्ठा का सवाल है। गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना। गुलरी काकी गोधन को मनाने जाती है तो वह मान जाता है और पंचलाइट जलाने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों मान जाता है? क्योंकि वह उसकी सास होती है ना, इसलिए वो प्रेम से मनाने जाती हैं तो मान भी जाता है। जी सर। सर्वप्रथम वह पंचलाइट में तेल भरता है। कौन सा तेल? मिट्टी का तेल। और पंचलाइट जलाने के लिए स्प्रिट मांगता है, परंतु पंच स्प्रिट खरीदना ही भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि स्प्रिट क्या है और उसको कैसे जलाई जाती है, इसलिए स्प्रिट लाते ही नहीं है। अब स्प्रिट ना होने पर एक बार फिर टोली के लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं कि अब कैसे जलेगा। गोधन होशियार लड़का है, वह स्प्रिट ना होने पर भी गरी अर्थात नारियल के तेल से ही पंचलाइट जलाने का प्रयास करता है और धीरे धीरे पंचलाइट जलने लगती है। पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठती है, जिसे देखकर सभी के चेहरे खिल उठते हैं। इस प्रकार पंचलाइट जलाकर गोधन सबका दिल जीत लेता है। पंचों द्वारा गोधन को माफ करना। गोधन ने जिस होशियारी से पंचलाइट को जला दिया था, उससे सभी प्रभावित होते हैं। गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल का मैल दूर हो जाता है। सरदार गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहता है कि तुमने जात की इज्जत रखी है और तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। अभी आपको मैंने पंचलाइट कहानी के सारांश को मतलब अच्छे से समझा दिया है। अब पंचलाइट की कहानी में आने वाले कुछ क्वेश्चन जो हैं कि हर वर्ष आते हैं और इस वर्ष भी 100% आने की संभावना है। पंचलाइट कहानी की समीक्षा कहानी के तत्वों पर आधार पर कीजिए। ये जो पंचलाइट कहानी की जो समीक्षा है ये 2017 से लेकर के 2024 तक लगातार आई है और इस बार 2026 में भी आने की 100% संभावना है। और इसका जो आंसर है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक करना है। चलिए यहाँ से करेंगे कि पहली हेडिंग डालेंगे पंचलाइट पेट्रोमैक्स की खरीदारी। उसके बाद उसमें लिखेंगे कि कहाँ कैसे क्या किसने ख़रीदा है। जैसे महतो टोली ने पंचों ने मिल करके जो दंड और जुर्माने की राशि थी उससे मिला करके 15 महीने की पैसे इकट्ठा करके उसका पेट्रोमैक्स ख़रीदा था, इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद महतो टोली में उत्साहपूर्ण वातावरण कि कैसा वातावरण है। तो वहाँ पे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, गुलरी काकी हैं, मुनरी हैं, ये सब मिल करके क्या है पंचलाइट के उत्साहित हो करके और महतो टोली के सामने, महतो टोली की जो वहाँ पे पंचायत लगती है, पंचायत के सामने सब लोग आकर बैठ जाते हैं। इतना इसमें भी लिखना होगा। फिर उसके बाद अगली हेडिंग होगी पंचलाइट को जलाने की समस्या, इसकी हेडिंग डालेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि समस्या कैसे हो रही है। अब पंचलाइट जलाने को किसी को आता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर समस्या ये होती जा रही है कि कैसे पंचलाइट जलाई जाए। अगली हेडिंग डालेंगे पंचलाइट जलाने के लिए गोधन को बुलवाना। गोधन कौन है? गोधन उसी गांव का एक लड़का है जिसका मतलब महतो टोली में जो वहाँ के सरदार हैं उन्होंने उसकी हुक्का पानी बंद करवा दी थी और वह अपने टोली से बाहर रहता था। तो उसको बुलवाया जाता है पंचलाइट जलाने के लिए, क्योंकि सबको पता चलता है कि गोधन जो है उसे पंचलाइट जलाना आता है। इतना इसमें हेडिंग में लिखेंगे। फिर अगली हेडिंग डालेंगे गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना। गोधन को बुलाया जाता है। गोधन को बुलाने के लिए गुलरी काकी जाती हैं और वह उसे मना कर लेके आती हैं। जब वह आता है तो सबसे पहले वो तेल भरता है और उसके बाद स्प्रिट मांगता है, लेकिन स्प्रिट नहीं मिलता है। फिर भी वह नारियल के तेल के द्वारा
जो पंचलाइट होता है उसे जला देता है और धीरे धीरे जब पंचलाइट जलने लगती है तो पंचलाइट जल के उसके बाद टोली को जगमगा देती है। इसे देखकर सभी लोग का चेहरा जो होता है वो खिल जाता है और गोधन सबका दिल जीत लेता है। तो यह हो जाता है, ये हेडिंग किसके द्वारा हो जाएगी? गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना। अगली हेडिंग जो है पंचों द्वारा गोधन को माफ़ करना। जब गोधन पंचलाइट जला लेता है तो वह क्या होता है? पंचों की इज्जत बचा लेता है। तो इज्जत बचाने की खुशी में जो मतलब वहाँ के सरदार होते हैं वो मतलब कहते हैं कि आज के बाद जो भी आपने गलती की है वो सारी गलतियाँ आपकी माफ़ की जा रही हैं और आपका 7 खून माफ़ हो गया। अब आप क्या करोगे? खूब गाओ सलीमा का गाना। और वह खुशी खुशी फिर से पंचायत में शामिल हो जाता है और यहाँ पे ये जो आपकी पंचलाइट कहानी है ये समाप्त हो जाती है। बस इसी 6 हेडिंग को आपको डालना है और फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो पंचलाइट कहानी की जो समीक्षा है उसके तत्व भी मिल जाएंगे। जो 6 तत्व हैं, इन 6 तत्वों के माध्यम से आपको लिखना है। अब इसमें जो अगला, जैसे देखिए ये तो आपके समीक्षा करने के लिए था, अगला अथवा लगा हुआ है। अगर मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ पंचलाइट कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अब भाषा शैली केवल पूछा है और कुछ नहीं पूछा। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये हमेशा नहीं आता है। तो भाषा शैली में पूछा जाएगा कि कौन कौन सी भाषा शैली है। तो इसकी जो भाषा शैली है वो आगे दी गई है। अब इसमें जो भाषा शैली पूछा गया है पंचलाइट में, तो इसमें भाषा शैली जो इस उपन्यास की जो भाषा शैली है, तो इसमें पहले रचनाएं जो हैं वो लोकगीत, लोकगीत, लोक भाषा, लोक संस्कृति, लोक नायक के रूप में दिखाई जाती हैं। तो इसकी जो शैली है वो भावात्मक, चित्रात्मक तथा कथात्मक शैली है। और इसकी जो भाषा है वह खड़ी बोली भाषा है और उसके साथ साथ मतलब ये अवधी भाषा पे बनाई गई है। बिहार के ग्रामीण में मैथिली भाषा, बिहारी भाषा और मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें, क्योंकि उसका क्या है कि इसमें बिहार के ग्रामीण अंचल के सजीव चित्रण, वैज्ञानिक झलक दिखाने का प्रयास किया गया है, इसलिए इसमें ज़्यादातर अवधी और मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है। ये इसकी भाषा शैली हो जाएगी। अब उसके बाद लिखा हुआ अथवा पंचलाइट कहानी की विशेषताओं पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जो मैंने आपको समीक्षा करने के बारे में बताया था वही उसकी विशेषता भी है। तो उसी की विशेषता के आधार पर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु का मतलब होता है कि उसका पूरा आपको सारांश लिखना है। तो पंचलाइट की जो पहले मैंने समीक्षा में बताई है वही उसका सारांश भी है। तो आपको उसी इसके में भी अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो भी आप उसको आंसर में लिख सकते हैं। कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। अभी मैंने समीक्षा करने के आपको बताया था और यहाँ भी समीक्षा करने के लिए आया है। तो चाहे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तभी वही आंसर, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तभी वही आंसर, और इन सब तरीकों में से कोई भी प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको इसी प्रकार से आंसर आपको लिखने होंगे। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि पंचलाइट कहानी के आधार पर गोधन का चरित्र चित्रण कीजिए। अब गोधन कौन है? मेन जो है वह गोधन ही है, और इसलिए अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पंचलाइट कहानी के आधार पर गोधन का चित्रण कीजिए, या पूछ लेता है कि पंचलाइट कहानी का प्रमुख पात्र कौन है उसका चित्रांकन कीजिए। अगर प्रमुख पात्र पूछता है तब भी गोधन ही आएगा क्योंकि वही मेन उसका नायक है। और अगर पंचलाइट कहानी पे गोधन का ही आता है तो सीधा आप गोधन का लिखेंगे, और अगर मान लीजिए प्रमुख पात्र आता है तो भी आप गोधन का ही लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, रेणु जी की आंचलिक कहानी पंचलाइट में ग्रामवासियों के मन स्थिति की वास्तविक झलक दिखाती है। इस कहानी का प्रमुख पात्र गोधन ही है जिसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप युवक की स्वाभाविक प्रवृत्ति। दूसरा हेडिंग डालेंगे गुणवान व्यक्तित्व। गोधन जो है वह गुणवान भी है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। अब स्वाभाविक प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? तो स्वाभाविक प्रवृत्ति का मतलब होता है कि कोई भी युवक है तो उसका स्वाभाविक है कि वह किसी को देखेगा तो गाना तो गाएगा ही, क्योंकि उसका भी मन चला होते हैं। जो भी युवक होते हैं वो क्या होते हैं? मन चला होते हैं, और थोड़े लापरवाह भी होते हैं। तो इसलिए वो क्या होते हैं कि कभी कभी गाना गा लेते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो वह युवक क्या होता है? तो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है उनकी। ये हेडिंग डालेंगे, और गुणवान व्यक्ति ये भी हेडिंग डालेंगे। उसके बाद स्वाभिमानी, ये भी हेडिंग डालेंगे। अब इसमें गोधन जो है वह स्वाभिमानी है, उसका अगला हेडिंग जो है वो है स्वाभिमानी। गोधन स्वाभिमानी है, वो उसका हुक्का पानी क्या होता है? बंद कर दिया जाता है। फिर भी वह हुक्का पानी बंद होने के बाद भी अपना उपमान गुलरी काकी से सजा सुनाई जाने पर भी पंचलाइट जलाने के लिए चला जाता है।
अपने समाज की प्रतिष्ठा के लिए संवेदनशील, अपने समाज के प्रतिष्ठा के लिए संवेदनशील। गोधन अपने समाज के लिए प्रतिष्ठा के लिए संवेदनशील है। वह अपने समाज में हुक्का पानी बंद होने के बाद भी अपने समाज की प्रतिष्ठा बचाने के लिए पंचलाइट जलाकर अपने समाज की जाति का इज्जत और प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। अगला है निर्भीक व्यक्तित्व। गोधन जो है वह अत्यंत निर्भीक है, मतलब कि अत्यंत निडर व्यक्ति है। वह किसी से डरता नहीं है, बिना डरे ही मुनरी के प्रति प्रेम का अपने प्रेम को प्रस्तुत कर देता है और उसे बौद्धिक विवेकशीलता का भी मौजूद है, जो कि आधुनिक की ओर उसे ले जाता है। तो स्वाभाविक रूप से वह गुणवान है, स्वाभिमानी है, संवेदनशील है और निर्भीक युवक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा।